and today I will discuss about cellular adaptations and cell injury का पार्ट 2। और इसमें हम देखेंगे सेलुलर एडेप्टेशंस और इसमें हम डिस्कस करेंगे एट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया और डिस्प्लेशिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे ये सेलुलर एडेप्टेशन होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं भाई कि सेलुलर एडेप्टेशन होता क्या है। द सेलुलर एडेप्टेशन आर द एडजस्टमेंट्स विच द सेल मेक्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसेस। नॉर्मल है ना। सेलुलर एडेप्टेशन क्या है? जो एडजस्टमेंट कोई भी सेल किसी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में कर रहा है वो क्या है? वो सेलुलर एडेप्टेशन। वो एक तरीके से क्या है हमारा? वही हमारा सेलुलर एडेप्टेशन, एक तरीके से सेलुलर एडजस्टमेंट जो किसी भी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में सेल कर रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? सेलुलर एडेप्टेशन। तो सेलुलर एडेप्टेशन क्या है? सेलुलर एडेप्टेशंस आर द एडजस्टमेंट विच द सेल मेक इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसेस। अब ये जो एडजस्टमेंट हैं ये हमारे दो तरीके के होंगे। इसी तरीके से ये हमारे दो तरीके के सेलुलर एडेप्टेशन होते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिक एडेप्टेशन और एक होता है पैथोलॉजिक एडेप्टेशन। तो फिजियोलॉजिक एडेप्टेशन कहने का मतलब जो नॉर्मली देखने को मिलता है किसी डिसीज कंडीशन में, जो नॉर्मली देखने को मिल रहा है, नॉर्मल फंक्शन है, वो फिजियोलॉजिक एडेप्टेशन होता है। और पैथोलॉजिक मतलब किसी एबनॉर्मल या डिसीज्ड कंडीशन में देखने को मिलता है, वो क्या होता है? पैथोलॉजिक एडेप्टेशन होता है। अगर हम एक नॉर्मल डिफरेंस देखें तो बाकी देखते हैं। मतलब अगर हम देखें फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए होता है हमारा फिजियोलॉजिक एडेप्टेशन, और इन रिस्पॉन्स टू नॉन लीथल पैथोलॉजिक इंजरी के रिस्पॉन्स में हमारा क्या होता है? पैथोलॉजिक एडेप्टेशन। अब अगर हम बात करें इन जनरल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज आर रिवर्सिबल। ये मैंने बताया था कि जो एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं जनरली वो हमारे रिवर्सिबल होते हैं। अगर कोई भी स्ट्रेस या कोई भी स्टिमुलस जिसकी वजह से हो रहा है, अगर वो वापस से अगर उसे हम विड्रॉ कर लें तो वापस से वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने कहा है इन जनरल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज आर रिवर्सिबल ऑन विड्रॉल ऑफ स्टिमुलस। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या था हमारा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होल्ड्स ट्रू फॉर एडेप्टेशन एज सर्वाइवल ऑफ द एडेप्टेबल। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो मैं कह रहा हूं सर्वाइवल ऑफ द एडेप्टेबल, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि मैंने अभी आपको बताया इन जनरल adaptive responses are reversible on withdrawal of stimulus. However, if the irritant stimulus persists for longer duration or is more lethal, the cell may not able to survive and may either die or progress further. Example, cell death may occur in sustained atrophy. डिस्प्लेजिया में प्रोग्रेस इनटू कार्सिनोमा। ये भी मैं बताऊंगा डिस्प्लेजिया कैसे प्रोग्रेस करता है कार्सिनोमा में। दस द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट holds true for adaptations as survival of the adaptable। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। सच physiologic and pathologic adaptations occurs by following process। अब ये जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिक एडेप्टेशन मैंने बताया फिजियोलॉजिकल नीड के लिए हो रहा है तो वो हमारा क्या है? फिजियोलॉजिक एडेप्टेशन। और अगर रिस्पॉन्स टू नॉन लीथल या फिर पैथोलॉजिक इंजरी के रिस्पॉन्स में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिक एडेप्टेशन। वही मैंने बताया जो नॉर्मली देख को मिलता है वो एक तरीके से आप कह सकते हो फिजियोलॉजिक एडेप्टेशन है, और जो एबनॉर्मल कंडीशन में देखने को मिल रहा है वो क्या है? पैथोलॉजिक
एडेप्टेशन है। अब अगर हम देखें कि ये जो फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक एडेप्टेशन हो रहा है ये कैसे होता है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली। अब इसमें ये दो तरीके से हो सकता है, दो प्रोसेस से हो सकता है। या तो क्या हो जाए, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग देयर साइज, मतलब जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए। अगर सेल का जो साइज है डिक्रीज हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रॉफी बोलते हैं। और अगर सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। ऐसे ही या तो सेल का साइज की बात करें, या तो अब सेल का नंबर इंक्रीज हो जाए, है ना। तो अगर सेल का नंबर इंक्रीज हो गया उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेशिया। या दूसरा मेथड क्या है, चेंजिंग द पाथवे ऑफ phenotypic differentiation of cell, that is metaplasia and dysplasia। अभी आपको ये बात समझ में भी नहीं आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो जब मैं ये बताऊंगा ना मेटाप्लेशिया क्या होता है, ये डिस्प्लेशिया क्या होता है डिटेल में, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी के लिए इतने याद रखो। मेटाप्लेशिया में क्या होता है कि जो एक तरीके के जो मेच्योर डिफ्रेंशिएटेड सेल होती हैं वो दूसरे तरीके की सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से भी सेलुलर एडेप्टेशन हो सकता है कि सेल जो है एक तरीके की सेल दूसरे तरीके की सेल में कन्वर्ट हो जाए। ये देखेंगे हम, जब मेटाप्लेशिया देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा अभी। और डिस्प्लेशिया में क्या होता है, डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेशिया। ये जो डिस टर्म है इसका मतलब ही होता है डिसऑर्डर्ड, तो इसीलिए डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट को हम डिस्प्लेशिया बोलते हैं। तो इसीलिए इस पूरे सेलुलर एडेप्टेशन में हम टोटल 5 चीज़ें डिटेल में देखेंगे। हम एट्रॉफी देखेंगे, हम हाइपरट्रॉफी देखेंगे, हम हाइपरप्लेशिया देखेंगे, हम मेटाप्लेशिया देखेंगे, और हम क्या देखेंगे, डिस्प्लेशिया देखेंगे। तो चलते हैं एक एक करके हम इन पांचों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम एट्रॉफी के साथ कि ये एट्रॉफी होती क्या है। तो पहले तो हम देखेंगे भाई ये एट्रॉफी की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एट्रॉफी। वैसे तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे ही दिया है कि एट्रॉफी में बेसिकली क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है साइज ऑफ ऑर्गन और टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर। अगर सेल का साइज और नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उस वजह से क्या होती है, एट्रॉफी होती है। अब भाई सेल से ही तो टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। तो ऐसे ही अगर सेल का साइज और सेल का नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो जो ऑर्गन और टिश्यू का साइज है वो भी तो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए लिखा है एट्रॉफी की डेफिनेशन में क्या लिखा है, रिड्यूस्ड साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर। इसको ही हम क्या बोलते हैं, एट्रॉफी बोलते हैं। अब अगर मैं इसके कॉजेज की बात करूंगा तो कॉजेज मैंने बताया फिजियोलॉजिकल होंगे और पैथोलॉजिकल होंगे। फिजियोलॉजिकल मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में जो देखने को मिलता है, ये कोई डिसीज्ड कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है जिसमें। वही पैथोलॉजिकल कॉज क्या होंगे, जो डिसीज्ड कंडीशन, जो एबनॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो पहले हम फिजियोलॉजिकल देखते हैं। तो ड्यूरिंग द फेटल डेवलपमेंट atrophy of embryonic structure such as thyroglossal duct, ये एक एग्जाम्पल है इस एट्रॉफी का। एट्रॉफी हो जाती है किसकी, थायरोग्लोसल डक्ट की एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है ये, जिसकी क्या हो जाती है, एट्रॉफी हो जाती है ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक इसके अंदर ये हमारा फिजियोलॉजिकल का। और दूसरा क्या है इसमें, ड्यूरिंग द एडल्ट लाइफ इन्वोल्यूशन ऑफ थाइमस, एट्रॉफी ऑफ ब्रेन, गोनेट्स एंड हार्ट ड्यू टू एजिंग। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है जो हार्ट है उसकी भी एट्रॉफी होने लग जाती है, ब्रेन की एट्रॉफी होने लग जाती है, गोनेट्स की होने लग जाती है। और आपको ये बात भी पता होगी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ये थाइमस का भी साइज डिक्रीज करता जाता है। क्यों डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि इस थाइमस की भी क्या होती है, एट्रॉफी होती है। तो इसी वजह से जो ये नॉर्मल कंडीशन में भी देखने को, तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा। तो ड्यूरिंग द एडल्ट लाइफ इन्वोल्यूशन ऑफ द थाइमस, एट्रॉफी ऑफ ब्रेन, गोनेट्स एंड हार्ट ड्यू टू एजिंग, ये देखने को मिलता है। अब अगर मैं एट्रॉफी के पैथोलॉजिकल कॉजेस की बात करूं तो इसमें हमारा पहला आता है
डिसयूज एट्रॉफी। अब ये डिसयूज एट्रॉफी क्या है, एक तरीके से अगर मैं इसे वन वर्ड में डिस्क्राइब करूं, ये डिसयूज एट्रॉफी क्या है, तो वो होती है वर्कलोड का कम हो जाना। और अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो प्रोलॉन्ग डिमिनिश्ड फंक्शनल एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द डिसयूज एट्रॉफी ऑफ द ऑर्गन। अब अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो डिसयूज मतलब नाम से पता चल रहा, मतलब अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर आपके किसी हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, तो अगर आपको जो प्लास्टर मान लो कि 1 महीने का चढ़ा हुआ है, तो जहाँ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो वहाँ पर जो मसल्स होंगी उस वो तो यूज में नहीं है, आप उसको एक ही पोजीशन में रखे हुए, एक ही पोजीशन में है बहुत समय तक, 1 महीने के लिए। तो उधर की जो मसल्स हैं उनकी क्या होती है, एट्रॉफी चालू हो जाती है। तो ये एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है, डिसयूज एट्रॉफी का एग्जाम्पल है। तो डिसयूज एट्रॉफी के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एट्रॉफी ऑफ अ लिम्ब मसल इमोबिलाइज्ड इन अ प्लास्टर कास्ट, और प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, तो इससे भी एट्रॉफी होने लग जाती है। और क्या है, एट्रॉफी ऑफ पेनक्रियाज इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, ये भी हमारा डिसयूज एट्रॉफी का ही एग्जाम्पल है। अब चलते हैं अगले, जो कि क्या है हमारा न्यूरोपैथिक एट्रॉफी। न्यूरोपैथिक एट्रॉफी में क्या होता है कि इसमें नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, इंटरप्शन इन द नर्व सप्लाई लीड टू वास्टिंग ऑफ द मसल। तो ये हमारा क्या है, न्यूरोपैथिक एट्रॉफी। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो पोलियोमाइलाइटिस जो है इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है इस न्यूरोपैथिक एट्रॉफी का, और मोटो न्यूरॉन डिसीज हो गई है ना, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, न्यूरोपैथिक एट्रॉफी में आते हैं। अब अगर मैं इस्कीमिक एट्रॉफी की बात करूं तो अब इस्कीमिक एट्रॉफी का मतलब क्या है कि ब्लड सप्लाई में कोई ना कोई दिक्कत आ गई है ना, इस्कीमिक का मतलब। तो इस्कीमिक एट्रॉफी में क्या होता है, द ग्रेजुअल डिमिन्यूशन ऑफ ब्लड सप्लाई ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस में रिजल्ट इन श्रिंकेज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो स्मॉल एट्रॉफिक किडनी इन एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ रीनल आर्टरी जो है इसका एक एग्जाम्पल है, और एट्रॉफी ऑफ ब्रेन इन सेरिब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस भी हमारा इस इस्कीमिक एट्रॉफी का एग्जाम्पल है। तो इस्कीमिक एट्रॉफी क्या है, तो ब्लड सप्लाई के रिड्यूस हो जाने के कारण जो एट्रॉफी हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इस्कीमिक एट्रॉफी बोलते हैं। इस्कीमिक एट्रॉफी का एग्जाम्पल क्या है हमारा, स्मॉल एट्रॉफिक किडनी इन एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ रीनल आर्टरी। अब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा रीनल आर्टरी का, तो जो किडनी है वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचेगा, तो उस वजह से क्या होता है, स्मॉल जो किडनी का साइज है वो डिक्रीज कर जाता है, वहाँ पर क्या हो जाती है, एट्रॉफी हो जाती है। और दूसरा क्या है हमारा, एट्रॉफी ऑफ ब्रेन इन सेरिब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये सारे हमने क्या देखे, ये हमारे पैथोलॉजिकल एट्रॉफी के एग्जाम्पल हैं, है ना। और देखते हैं हम और क्या है, और हमारा एक और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर एट्रॉफी। अब ये प्रेशर एट्रॉफी क्या होता है, नाम से पता चल रहा है प्रेशर की वजह से जो एट्रॉफी हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर एट्रॉफी। अब प्रेशर की वजह से कैसे हो रही है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एट्रॉफी ऑफ अ रीनल पैरेन्काइमा इन हाइड्रोनेफ्रोसिस ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है। अगर मैं इस हाइड्रोनेफ्रोसिस की बात करूं तो होता क्या है कि जो हमारा यूरिनरी आउटफ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। अगर कोई यूरेटर में मान लो कि ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस वजह से क्या होगा, जो यूरिन है वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा रीनल पेल्विस में, और उसकी वजह से ये प्रेशर लगाएगा किस पे, रीनल पैरेन्काइमा पे, और रीनल पैरेन्काइमा पर प्रेशर लगने के कारण वहाँ की एट्रॉफी हो जाएगी। तो इस तरीके, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा प्रेशर एट्रॉफी का एग्जाम्पल है।
तो किसमें देखने को मिलता है? एट्रॉफी ऑफ रीनल पैरेन्काइमा इन हाइड्रोनेफ्रोसिस ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर। अगले तरीके का हमारा एट्रॉफी कौन सा? एंडोक्राइन एट्रॉफी। एंडोक्राइन एट्रॉफी यानी हार्मोन से रिलेटेड। लॉस ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेटरी मैकेनिज्म results in reduced metabolic activity of tissue and hence atrophy हो जाती है हमारी। एग्जाम्पल की बात करें तो hypopituitarism may lead to atrophy of thyroid, adrenal ग्लैंड हो जाएगा और हमारे क्या हो जाएंगे? गोनैड्स हो जाएंगे। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में भी हमें क्या देखने को मिलता है? एट्रॉफी ऑफ स्किन देखने को मिलती है। तो अगर मैं एंडोक्राइन एट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो लॉस ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेटरी मैकेनिज्म रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ टिश्यू एंड हेंस एट्रॉफी हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइपोपिट्यूटरिज्म मे लीड टू द एट्रॉफी ऑफ थायराइड, एड्रिनल एंड गोनैड्स। और हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर मैं बात करूं तो मे कॉज द एट्रॉफी ऑफ स्किन। अब अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म इसका क्या होता है? इसका मैकेनिज्म सिंपल सा है कि इसके अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। और प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। तो इस एट्रॉफी में क्या हो रहा है? इसका मैकेनिज्म क्या है? ये मैकेनिज्म इसका मेन क्या है इस एट्रॉफी का? तो इसके अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो तो डिक्रीज कर रहा है, बट जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन है वो बढ़ जाता है। और ये जो एट्रॉफिक सेल्स होते हैं इनका जो फंक्शन है वो भी लॉस हो जाता है। तो एट्रॉफिक सेल्स हैव डिमिनिश्ड फंक्शन। और इसका मैकेनिज्म क्या है? सिंपल है कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन है, प्रोटीन टूट रहे हैं, वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। और इसी वजह से तो सेल का साइज कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेलुलर प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो रहा है, जो प्रोटीन है वो टूट रहे हैं, इसी वजह से जो सेल का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है एट्रॉफी में। तो इसका मैकेनिज्म सिंपल है, देयर इज अ डिक्रीज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। एक तो प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो गया और जो प्रोटीन है वो भी टूट रहे हैं, और क्या हो रहा है? इंक्रीज्ड प्रोटीन डिग्रेडेशन इन द सेल। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो पहले हम ग्रॉसली देखते हैं। ग्रॉसली बात करें तो ऑर्गन का साइज है, जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, श्रंकन हो जाएगा। और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। माइक्रोस्कोपिकली तो हम सेल के लेवल पे देखेंगे तो सेल जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? स्मॉलर इन साइज में हो जाएंगे ड्यू टू रिडक्शन इन द सेल ऑर्गेनल्स। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या था? एट्रॉफी थी। और एट्रॉफी में एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इन एट्रॉफिक सेल डेथ इज मेनली ड्यू टू एपोप्टोसिस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम चलते हैं अपन हमारा दूसरा, जो कि हमारा क्या है? हाइपरट्रॉफी। हमने एट्रॉफी देख ली, अब हम क्या देखेंगे? हाइपरट्रॉफी देखेंगे। पहले हम देखेंगे इस हाइपरट्रॉफी की डेफिनेशन क्या होती है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गन। इसमें क्या होगा? जो साइज है टिश्यू का और ऑर्गन का वो इंक्रीज हो जाएगा। किस वजह से इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो गया है। तो हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज इंक्रीज होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। कॉज की बात करेंगे तो कॉज इसका ये होता है कि इंक्रीज फंक्शनल डिमांड और वर्कलोड इंक्रीज हो जाने की वजह से ये हाइपरट्रॉफी होती है। अब इसमें भी वही फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल ऑफ बॉडी बिल्डर्स और एथलीट, है ना, जितने भी एथलीट हैं या जो जिम वगैरह जाते हैं तो उनकी जो स्केलेटल मसल है उसमें क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है ना। और क्या देखने को मिलता है?
enlarged size of uterus in pregnancy under the estrogenic stimulation। तो ये भी देखने को मिलता है ना। तो क्या है हमारा फिजियोलॉजिकल में अगर हम देखें तो फिजियोलॉजिकल में हमारे दो एग्जाम्पल हैं, है ना। हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल ऑफ बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स, है ना। हाइपरट्रॉफी हो जाती है मसल्स की बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स में। और क्या है, एनलार्ज साइज ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी अंडर द एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन। और अगर हम पैथोलॉजिकल की बात करें तो उसमें हमारा आएगा एक तो हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी ड्यू टू हाइपर टेंशन और डैमेज्ड वॉल्स, जैसे अरोटिक स्टेनोसिस में देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो बैकफ्लो करने लग जाएगा। अगर वॉल्स डैमेज हो गई हैं, वॉल्स क्या करती हैं, बैकफ्लो को प्रिवेंट करती हैं, है ना। अगर ये डैमेज हो जाएंगी तो बैकफ्लो होगा। उस वजह से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपर ट्रॉफी देखने को, जैसे एरोटिक स्टेनोसिस के केस में। तो इन सब केसेस में क्या देखने को मिलता है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। मतलब जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। तो ये जो हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल, ये हमारा एक देखने को मिलता है। और क्या, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल। हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल में जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। तो वहाँ पर भी देखने को मिलता है हाइपरट्रॉफी। कब देखने को मिलता है, अगर यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वही यूरिन बढ़ेगा, है ना, यूरिन का एक्युमुलेशन बढ़ेगा। उस वजह से क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर में भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल। तीसरा हमारा क्या है, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। अब ये कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी क्या होता है, इसका बेसिक आइडिया यही है कि ऑर्गन में ऑकर व्हेन द कॉन्ट्रालेटरल ऑर्गन इज रिमूव्ड। मान लो कि इसमें होता क्या है, बेसिकली एग्जांपल से समझते हैं। फॉलोइंग द नेफ्रेक्टोमी ऑन वन साइड ऑफ यंग पेशेंट, देयर इज अ कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी एज वेल एज हाइपरप्लेशिया ऑफ द नेफ्रॉन्स ऑफ द अदर किडनी। तो ये एक एग्जाम्पल है इस कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी का। क्या एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि इसमें क्या होता है कि अगर एक साइड की, अगर हमने नेफ्रेक्टोमी करी है वन साइड, एक साइड की किडनी में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो दूसरे साइड की जो किडनी है वहाँ के नेफ्रॉन्स में हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया देखने को मिलता है, ताकि वो कंपनसेट कर पाए उसके फंक्शन को। क्योंकि निकाल दे तो उसको कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना। उस वजह से जो दूसरे साइड की किडनी है वहाँ के नेफ्रॉन्स में क्या हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया देखने को मिलता है। तो इस तरीके की हाइपरट्रॉफी को हम कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी क्या है, ऑफ एन ऑर्गन में ऑकर्स व्हेन द कॉन्ट्रालेटरल ऑर्गन इज रिमूव्ड, एग्जांपल फॉलोइंग द नेफ्रेक्टोमी on the one side in a young patient, there is a compensatory hypertrophy as well as the hyperplasia of the nephrons of the other kidney। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इस हाइपरट्रॉफी का मैकेनिज्म क्या है। हमने देख लिए कॉजेज देख लिए, अब हम क्या देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो अगर हम इस हाइपरट्रॉफी के मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ सेलुलर प्रोटीन, तभी तो साइज इंक्रीज होगा, है ना। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, हाइपरट्रॉफी में सिंथेसिस ऑफ सेलुलर प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है। और क्या होता है इसमें ग्रोथ फैक्टर्स, मैकेनिकल स्ट्रेच और हाइपरट्रॉफी एगोनिस्ट देखने को मिलते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स में हमें TGF बीटा, IGF-1 देखने को मिलता है। TGF बीटा की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, और IGF-1 की फुल फॉर्म है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये है हमारे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स। और मैकेनिकल स्ट्रेच किसकी वजह से, वर्कलोड इंक्रीज होने की वजह से। और क्या है हमारा, हाइपरट्रॉफी ऑफ एगोनिस्ट,
इसमें क्या आएगा हमारा, एंजियोटेंसिन सेकेंड और नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये ग्रोथ फैक्टर, ये मैकेनिकल स्ट्रेच और ये हाइपरट्रॉफी एगोनिस्ट मिलकर क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। और जैसे ही इस सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का एक्टिवेशन होता है, ये एक्टिवेट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन कौन से इस हाइपरट्रॉफी में इधर इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं हमारे तीन। कौन कौन से, गाटाफोर, NF80 और MEF2। और ये तीनों, जैसे इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये जो तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, इनका एक्टिवेशन होता है, ये तीन चीज़ें करवाते हैं। वो कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं, ये प्रोडक्शन कराएंगे, किसका, इंक्रीज कर देंगे प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर। अब देखो, अब ये इंक्रीज होगा प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर, यानी कि क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। अब ये इंक्रीज होगा तो ये वापस से क्या कर देगा, एक्टिवेट करेगा किसको, ये, क्योंकि ये तीनों ही मिलके, ये जो हमारा ग्रोथ फैक्टर, मैकेनिकल स्ट्रेच और हाइपरट्रॉफी एगोनिस्ट है, ये तीनों ही मिलके तो हमारा क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन कर रहे हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का। और फिर वो एक्टिवेट कर रहे हैं किसको, एक्टिवेशन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और ये जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेशन होगा, वो क्या करा रहे हैं, वो तीन चीज़ें करा रहे हैं। एक तो प्रोडक्शन करा रहे हैं इस ग्रोथ फैक्टर्स का, मतलब अपनी प्रोसेस को ये भी इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा ये क्या करा रहा है, इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक एंड फेटल जीन। अब इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक या फिर फेटल जीन कहने का मतलब क्या है, इसका एग्जांपल है जैसे कि ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। अब ये जो एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर होता है, ये नॉर्मली जो है ये एम्ब्रियोनिक हार्ट में ही देखने को मिलता है, बट ये बेसिकली एम्ब्रियोनिक हार्ट में ही रिलीज होता है, पर जैसे ही आफ्टर बर्थ ये रिलीज नहीं होता। बट कार्डियक हाइपरट्रॉफी की कंडीशन में ये दोबारा से रिलीज होने लगता है, किस वजह से, ड्यू टू इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक और फेटल जीन। तो ये है इसका मतलब कि जो पहले जो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो चीज़ें निकल रही थी, अब वो, और जब एडल्ट में जो नहीं निकल रही, वो वापस से निकलने लग जाती है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, जो क्या करवा रहे हैं, इंडक्शन करा रहे हैं एम्ब्रियोनिक एंड फेटल जीन का, जिसका एग्जाम्पल ANF। इसके बारे में अभी हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा ये तीसरा काम क्या कराता है, ये सिंथेसिस कराता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का। अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो वो क्या करेंगे, मैकेनिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देंगे। और ये जो इंडक्शन हो रहा है हमारा फेटल जीन का, ये दोनों काम करेगा, ये हमारा मैकेनिकल परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करेगा और ये वर्कलोड को भी डिक्रीज कर देगा। हाइपरट्रॉफी किस वजह से होती है, हाइपरट्रॉफी होती है वर्कलोड इंक्रीज करने की वजह से, होने की वजह से। अब इसी वजह से, इसकी वजह से, अब जब इंडक्शन होगा एम्ब्रियोनिक फेटल जीन का, ये क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा इस वर्कलोड को, क्योंकि हमें क्या करना है, इस वर्कलोड को डिक्रीज करना है। क्योंकि हाइपरट्रॉफी हो किसकी वजह से रही है, वर्कलोड इंक्रीज होने की वजह से हो रही है ना, वर्कलोड इंक्रीज होने की वजह से हो रही है हमारी हाइपरट्रॉफी, इसीलिए इसे डिक्रीज करना है, तो ये डिक्रीज करने का काम करती है। और दूसरा क्या करती है, मैकेनिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। और सिंथेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या कराएगा, वो भी क्या कराएगा, मैकेनिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म था हाइपरट्रॉफी का। अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम, और अगर हम देखें, इसमें मैं बता रहा था, ये एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। एक्सप्रेस्ड इन एम्ब्रियोनिक हार्ट बट नॉट एक्सप्रेस्ड आफ्टर बर्थ, ये मैंने अभी आपको बात बताई कि ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, एम्ब्रियोनिक हार्ट में देखने को मिलता है। एक्सप्रेस्ड इन एम्ब्रियोनिक हार्ट बट नॉट एक्सप्रेस्ड आफ्टर बर्थ इन कार्डियक हाइपरट्रॉफी, ANF एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर इज री एक्सप्रेस्ड, or ANF is a hormone that causes the salt secretion by the kidney। ये क्या करता है, ये क्या, अब ये इसका फंक्शन क्या है ये भी देख लेते हैं। तो एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ये हार्मोन क्या करता है, ये सॉल्ट का सिक्रीशन बढ़ाता है किडनी से। अब सॉल्ट जो है वो क्या ले जाता है अपने साथ, वाटर भी ले जाता है। तो जब मान लो कि सॉल्ट का सिक्रीशन ये करा रहा है
और आपको ये बात पता होगी, जब सोडियम निकलता है तो वो अपने साथ वाटर को भी ले जाता है। तो जब सॉल्ट का ये सिक्रीशन करा रहा है तो वाटर भी ज़्यादा रिलीज होगा, और उस वजह से क्या होगा, जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। और इस वजह से क्या होगा, इट्स री एक्सप्रेशन डिक्रीजेज द वर्कलोड एंड इंक्रीजेज द मैकेनिकल परफॉर्मेंस। और इस तरीके से ये क्या करेगा, वर्कलोड को डिक्रीज करेगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। एट्रियल नाइट्रोयोरेटिक फैक्टर क्या कराता है, बीपी भी कम करता है, ब्लड प्रेशर भी कम करता है, और दूसरा क्या करा रहा है, ब्लड वॉल्यूम भी कम करवा रहा है। और इस तरीके से ये क्या कर रहा है, वर्कलोड को इंक्रीज कर रहा है और मैकेनिकल परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है। अब अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें इस हाइपरट्रॉफी की, तो ग्रॉसली क्या देखने को मिलेगा, इसमें हो क्या रहा है, जो साइज है सेल का वो बढ़ रहा है। यानी ग्रॉसली क्या होगा, जो ऑर्गन होगा, वो अफेक्टेड ऑर्गन होगा वो एनलार्ज्ड हो जाएगा। और माइक्रोस्कोपिकली यानी सेल के लेवल पे क्या देखने को मिलेगा, जो साइज है सेल का वो इंक्रीज हो जाएगा और न्यूक्लियाई का भी साइज जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हाइपरप्लेशिया में। तो हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज इंक्रीज हो रहा था, और हाइपरप्लेशिया में क्या होगा, सेल का नंबर इंक्रीज होगा। तो यही डिफरेंस होता है। हाइपरप्लेशिया की अगर हम बात करें तो इसमें भी वही, इसमें भी जो टिश्यू या ऑर्गन है वो उसका साइज तो बढ़ेगा, बट क्यों बढ़ेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू, ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन द ऑर्गन और टिश्यू। तो क्योंकि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल जो है ऑर्गन और टिश्यू में वो इंक्रीज हो रहे हैं। और कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो वही फिजियोलॉजिकल देखेंगे। तो फिजियोलॉजिकल में हमारा हार्मोनल हाइपरप्लेशिया है। हार्मोनल हाइपरप्लेशिया का एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हाइपरप्लेशिया ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ फीमेल ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी, ये देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन फ्रॉम द ईस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन। कंपेंसेटरी हाइपरप्लेशिया की बात करूं, इन द लिवर फॉलोइंग द पार्शियल हिपेक्टेक्टोमी में क्या देखने को मिलता है, कंपेंसेटरी हाइपरप्लेशिया देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या है, कि होता क्या है कि जब भी आपको ये बात पता होगी कि जो लिवर है उसके पास क्या एबिलिटी होती है, रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है। यानी कि अगर कोई डोनर अपना लिवर डोनेट कर रहा है, अपने लिवर का कुछ पार्ट डोनेट कर रहा है, तो जो अब रिमेनिंग सेल्स थे, जो रिमेनिंग उसके अंदर उसकी बॉडी में जो लिवर है उस डोनर के, जो जिसने डोनेट किया है लिवर, अब क्या होगा, वो रिमेनिंग पार्ट जो है लिवर का वो क्या करेगा, हाइपरप्लेशिया करेगा, और बहुत जल्दी जल्दी हाइपरप्लेशिया, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। तो ये एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है, कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया का एग्जाम्पल है। तो इसीलिए मैंने बोला इन लिवर फॉलोइंग द पार्शियल हिपेटेक्टोमी। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया का एग्जाम्पल है। अब और आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, पैथोलॉजिकल देखते, फिजियोलॉजिकल देख लिया, पैथोलॉजिकल की बात करें, ड्यू टू एक्सेस एंडोक्राइन स्टिमुलेशन और क्रोनिक इंजरी एंड इरिटेशन। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये क्या है हमारा, बेसिकली मेन है हमारा ये पैथोलॉजिकल कॉज के अंदर क्या है, ड्यू टू एक्सेस एंडोक्राइन स्टिमुलेशन और क्रोनिक इंजरी और इरिटेशन। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की इसकी बात करें, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें पहला आएगा हमारा एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन। अब एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन की बात करें, इसमें एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया। अगर ईस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है ना, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया हो जाएगा। या फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, ये किस में देखने को मिलेगा, जब एंड्रोजन ज़्यादा एक्सेस में रिलीज होगा, उस वजह से क्या होगा, प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेशिया देखने को मिलेगा, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन का। ठीक है, तो अगर ईस्ट्रोजन
ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है, उस वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया हो रहा है, और अगर एंड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है तो उस वजह से प्रोस्टैटिक हाइपर, उस वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, मे लीड टू लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेशन, या फिर जो बहुत लंबे समय तक क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन जब रहता है कहीं पे भी, तो वो क्या करवा सकता है, वो हाइपरप्लेशिया करा सकता है हमारा स्किन और ओरल म्यूकोजा में। जो अगर लंबे समय तक इन्फ्लामेशन है किसी भी बॉडी पार्ट में, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, जो स्किन है या फिर जो ओरल म्यूकोजा है वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर हाइपरप्लेशिया देखने को मिलता है। तो कोरोनिक इंजरी, अगर कोरोनिक इंजरी यानी एग्जांपल क्या हो जाएगा, मतलब लंबे समय तक अगर क्या है हमारा इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है कहीं पर, तो उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से स्किन या फिर ओरल म्यूकोजा स्किन या फिर ओरल म्यूकोजा में हाइपरप्लेशिया देखने को मिलता है। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया में लीड टू, जो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया है में लीड टू कैंसर, एग्जाम्पल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया में डेवलप इनटू एंडोमेट्रियल कैंसर। जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया है वो हमारा किस में डेवलप हो सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर में डेवलप हो सकता है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो सेल प्रोलिफरेशन मोस्टली ऑफ मैच्योर सेल मेडिएटेड थ्रू स्टिमुलेशन बाय ग्रोथ फैक्टर और हॉर्मोन्स। अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो इसमें ग्रॉस में क्या देखने को मिलेगा, साइज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन इंक्रीज हो जाएगा, और माइक्रोस्कोपिकली यानी सेल के लेवल पे क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे, माइटोसिस इंक्रीज होगा तो डीएनए सिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो रही इसके मॉर्फोलॉजी की बात। अब चलते हैं हमारा चौथा क्या, हमारा मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया की अगर हम बात करें तो मेटाप्लेशिया क्या है, इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज इन विच वन टाइप ऑफ, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें वन टाइप ऑफ एडल्ट सेल जो है वो रिप्लेस हो जाता है अनदर टाइप में, मतलब एक तरीके की सेल दूसरे तरीके की सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो और ये एक तरीके रिवर्सिबल होता है, मतलब अगर स्टिमुलस रिमूव हो चुका है तो जो स्ट्रेस है वो जा चुका है तो वो वापस से नॉर्मल में आ जाते हैं, इसीलिए ये हमारे मेटाप्लेशिया क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज इन विच वन एडल्ट इन विच वन टाइप ऑफ इन विच वन एडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एडल्ट सेल टाइप। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारी मेटाप्लेशिया की। कॉजेस की अगर हम बात करें तो मेटाप्लेशिया इज यूजुअली फुली रिवर्सिबल एडेप्टिव रिस्पॉन्स to chronic persistent injury. If the stimulus is removed, the metaplastic epithelium may return to normal। वही मैंने बताया ये नॉर्मल हो जाती है, रिवर्सिबल होती है। The replacing cell type is usually more situated or more suited अ चेंज इन इन्वायरमेंट, मतलब जो अब जो नए सेल्स आए हैं वो ज़्यादा सुटेबल हैं उस चेंज इन्वायरमेंट में, मतलब जो स्ट्रेस के कारण जो सेल हैं वो एक तरीके के सेल दूसरे तरीके के सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जो नए तरीके के जो सेल हैं वो हमारे ज़्यादा एक तरीके से सुटेबल हैं, वो ज़्यादा सुटेबल हैं उस चेंज इन्वायरमेंट के लिए। तो एक तरीके से क्या है, यही तो एक तरीके से एडेप्टेशन है कि जो एक तरीके की सेल है वो दूसरे तरीके की सेल में कन्वर्ट हो चुकी है, और वो जो दूसरे तरीके की सेल में कन्वर्ट क्यों हुई है, क्योंकि वो जो दूसरे तरीके में जो वो सेल कन्वर्ट हुई है वो सेल हमारी ज़्यादा सुटेबल थी उस इन्वायरमेंट के लिए, उस स्ट्रेस के लिए। तो इस तरीके से ये एक तरीके से हमारा क्या है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मेटाप्लेशिया है। तो मेटाप्लेशिया में वही हो रहा है, जो रिप्लेसिंग सेल्स हैं वो ज़्यादा आर यूजली मोर सूटेड टू अ चेंज इन इन्वायरमेंट। अगर हम टाइप्स की बात करें, और एक और बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो मेटाप्लेशिया है ये हमारा एपिथेलियल और मीजेनकाइमल दोनों में देखने को मिलती है। जो मैं बता रहा हूँ एक और बार, जो हमारी ये मेटाप्लेशिया है, मेटाप्लेशिया हमारी एपिथेलियल में भी देखने को मिलती है और मीजेनकाइमल में भी देखने को मिलती है।
तो मीजेनकाइमा में भी देखने को मिलती है और एपिथीलियल दोनों में देखने को मिलती है मेटाप्लेशिया। वहीं जो डिस्प्लेशिया है वो सिर्फ और सिर्फ एपिथीलियल में देखने को मिलती है। तो ये एक डिफरेंस है मेटाप्लेशिया और डिस्प्लेशिया में, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे अभी आगे। अभी बस इतना याद रखो, जो मेटाप्लेशिया है उसमें मेटाप्लेशिया जो है वो एपिथीलियल और मीजेनकाइमल दोनों में देखने को मिलती है। अगर मैं टाइप्स की बात करूं मेटाप्लेशिया के, तो इसमें एक तो है हमारा स्क्वैमस मेटाप्लेशिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें है हमारा एपिथीलियल मेटाप्लेशिया। ये हमारा एक तरीके से एग्जांपल हमारा इस एपिथीलियल मेटाप्लेशिया का। तो अगर मैं इसको समझाऊं तो नॉर्मल एपिथीलियम जो होती है ट्रैकिया और ब्रोंकी की, वो हमारी क्या होती है सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथीलियम की होती है। किसकी होती है? सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथीलियम की होती है, नॉर्मल एपिथीलियम ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। बट क्रोनिक इरिटेशन ड्यू टू टोबैको स्मोक, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कॉल्यूमिनार एपिथीलियम थी ये स्क्वैमस एपिथीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। और इस स्क्वैमस एपिथीलियम में हमारा क्या हो जाता है, इसमें हमारी सीलिया प्रेजेंट नहीं होती। तो एक तरीके से ये क्या करता है, ये प्रिवेंट कर देता है, प्रिवेंट द डैमेज टू द सीलिया। तो ये हमारा एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से हमारा मेटाप्लेशिया का एग्जाम्पल है ना। वो भी कहाँ पर, स्क्वैमस मेटाप्लेशिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो नॉर्मल एपिथीलियल और ट्रैकिया, जो नॉर्मल एपिथीलियम थी ट्रैकिया और ब्रोंकाई की, वो हमारे सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथीलियम की थी। बट ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन और टोबैको स्मोक जो करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, ये कॉल्यूमिनार एपिथीलियम हमारी स्क्वैमस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक तरीके से क्या है, स्क्वैमस मेटाप्लेशिया का एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कॉल्यूमिनार मेटाप्लेशिया या फिर गॉबलेट सेल मेटाप्लेशिया या फिर बैरेट्स ईसोफेगस की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है, जो एपिथीलियम, ये भी हमारा एपिथीलियल में देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें होता क्या है कि जो नॉर्मल एपिथीलियम होती है ईसोफेगस की, उसमें क्या होता है, स्क्वैमस एपिथीलियम होता है। और गैस्ट्रिक ईसोफेगियल रिफ्लेक्स डिसीज, मतलब अगर जो स्टमक का कंटेंट है वो हमारा ईसोफेगस में आ रहा है, यही होता है हमारा और इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ईसोफेगियल रिफ्लेक्स डिसीज, इसी को बोलते हैं। ड्यू टू जो स्पिंक्चर है यहाँ पर हमारा कार्डियोइसोफेगियल स्पिंक्चर, उसमें कोई दिक्कत आ गई है, या और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। तो उस वजह से अगर बार बार जो स्टमक का जो कंटेंट है, मेनली जो एसिड वगैरह है, वो हमारा बार बार ईसोफेगस में आ जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ईसोफेगियल रिफ्लेक्स डिसीज। तो उस वजह से बार बार आ रहा है। तो इस तरीके के स्ट्रेस या स्टिमुलस के अंडर क्या होता है, जो स्क्वैमस एपिथीलियम होती है, जो नॉर्मली हमारी एपिथीलियम ऑफ ईसोफेगस में प्रेजेंट होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है कॉल्यूमिनार में। अब ये कॉल्यूमिनार और ये हमारा एक तरीके से कॉल्यूमिनार मेटाप्लेशिया कहलाता है। और ये कॉल्यूमिनार में क्यों कन्वर्ट होती है, क्योंकि कॉल्यूमिनार सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, म्यूसिन दैट प्रोटेक्ट द ईसोफेगियल लाइनिंग। अब बार बार अब ये कॉल्यूमिनार में कन्वर्ट हुई हैं, अब ये कॉल्यूमिनार सेल्स के पास क्या होती है, ये क्या रिलीज करेंगे, ये म्यूकस रिलीज करेंगे, जो क्या एक तरीके से जो ईसोफेगस है उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेंगे उस एसिड से जो बार बार हमारा ईसोफेगस में आ जा रहा है। तो एक तरीके से ये ज़्यादा सूटेड थी हमारी कॉल्यूमिनार सेल, है ना, क्योंकि ये क्या रिलीज कर सकती है, ये म्यूकस रिलीज कर सकती हैं। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल है इसका, ये हमारा कॉल्यूमिनार मेटाप्लेशिया। तो इसमें क्या देखने को मिलता है भाई, जो नॉर्मल एपिथीलियम थी ईसोफेगस की, उसमें स्क्वैमस एपिथीलियम था। बट गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज के अंदर क्या होता है, ये स्क्वैमस एपिथीलियम हमारी कॉल्यूमिनार में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि कॉल्यूमिनार में क्यों कन्वर्ट हुई, कॉल्यूमिनार में ही क्यों कन्वर्ट हुई, क्योंकि कॉल्यूमिनार सेल सिक्रीट करती है म्यूसिन दैट प्रोटेक्ट द ईसोफेगियल लाइनिंग, ठीक है। और तीसरा हमारा इसमें क्या आएगा, ओसियस मेटाप्लेशिया। अब ओसियस मेटाप्लेशिया क्या होता है, हमने किस स्क्वैमस मेटाप्लेशिया देख लिया, कॉल्यूमिनार मेटाप्लेशिया देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, ओसियस मेटाप्लेशिया। ओसियस मेटाप्लेशिया में क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेशिया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी, जहाँ पर टिश्यू इंजरी हुई है वहाँ पर अगर बोन का फॉर्मेशन हो जाए, तो ये एक तरीके से क्या है, ओसियस मेटाप्लेशिया है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो बोन फॉर्मेशन
in muscle called myositis ossificans occasionally occurs after intramuscular हेमरेज। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। ऑसियस मेटाप्लेशिया नाम से भी पता चल रहा है इसमें क्या हो रहा है कि जहाँ पर टिश्यू इंजरी हुई है वहाँ पर न्यू बोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। वहीं अगर मैं इस मेटाप्लेशिया के मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसका मैकेनिज्म क्या है, develops due to reprogramming of precursor cells, that is stem cells or undifferentiated mesenchymal cells that are not present in normal tissue। तो इस वजह से होता है, ये इसका एक मैकेनिज्म है। वहीं अगर मैं अब लास्ट जो कि हमारा क्या है, डिस्प्लेजिया, अगर मैं डिस्प्लेजिया की बात करूं तो डिस्प्लेजिया की डेफिनेशन की पहले हम बात करेंगे। तो डिस्प्लेजिया में जो ये डिस शब्द है इसका मतलब होता है डिसऑर्डर्ड। तो अगर मैं इसे सिंपली समझाऊं तो डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट को हम डिस्प्लेजिया बोलते हैं। अगर मैं इस डायग्राम से समझाऊं तो इस डायग्राम में देखो ये नॉर्मल थे, अब यहाँ पर क्या आई, इंसाइटिंग स्टिमुलस आया, कोई स्ट्रेस की कंडीशन आई, तो अब ये कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट शो करने लग जाएंगे। तो ये एक तरीके से क्या है, डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसिया बोलते हैं। तो डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट मे बी अकम्पेन्ड विद द हाइपरप्लेशिया और मेटाप्लेशिया ऑफन इन रिस्पॉन्स टू इंसाइटिंग स्टिमुलस, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसिया बोलते हैं। इट इज देयरफॉर ऑल्सो रेफर्ड टू एज एटाइपिकल हाइपरप्लेशिया। ये एक तरीके से हमारा एटाइपिकल हाइपरप्लेशिया कहलाता है। डिस्प्लेसिया ऑकर्स मोस्ट ऑफन इन एपिथेलियल सेल। तो एक मेजर डिफरेंस तो यही है कि जो डिस्प्लेसिया है ये सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल सेल में देखने को मिलता है, वहीं जो मेटाप्लेसिया है वो कहाँ देखने को मिलता है, वो हमारा एपिथेलियल सेल में भी और मीजेनकाइमल में भी देखने को मिलता है। तो ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम और इसके बारे में बात करें तो ये जो हमारा डिस्प्लेसिया है इट इज characterized by cellular proliferation and cytologic changes of varying degree as under, इसमें कुछ 7 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, पहला तो ये हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम बेसल लेयर टू द सरफेस लेयर, ये हो रहा है। मैंने बताया एक तरीके डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट यही है। तो डिसऑर्डरली अरेंजमेंट हो जाता है, डायग्राम में भी अभी मैंने दिखाया था, समझाया था क्या होता है। तो पहला तो क्या है कि इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। दूसरा डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेल फ्रॉम बेसल लेयर टू द सरफेस लेयर। तीसरा क्या हो रहा है, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी। अब लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी का मतलब है जो न्यूक्लियाई होती है वो नॉर्मली हमारी कहाँ पर, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके पास प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या होता है, जब ये हमारा डिस्प्लेसिया होता है इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन से दूर चला जाता है। तो इस तरीके से लॉस हो जाता है क्या, बेसल पोलैरिटी। तो लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी भी देखने को मिलता है किसमें, डिस्प्लेसिया में। न्यूक्लियाई लाइंग अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन। चौथा क्या है, सेलुलर एंड न्यूक्लियर पैलियोमॉर्फिज्म। अब ये पॉलियोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये पॉलियोमॉर्फिज्म सिंपल है। पॉलियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएबिलिटी इन द साइज एंड शेप एंड टेक्सचर। साइज, शेप और टेक्सचर में अगर वेरिएबिलिटी आ रही है सेल के, न्यूक्लियाई के, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एंड न्यूक्लियर पैलियोमॉर्फिज्म। तो ये भी हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, डिस्प्लेसिया के अंदर। और क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज्ड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज्ड माइटोटिक एक्टिविटी ड्यू टू एक्सेलरेटेड सेल प्रोलिफरेशन,
ये देखने को मिलता है। अब अगर मैं एक बार थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझा दूं मेटाप्लेशिया और डिस्प्लेशिया के अंदर, तो पहला डिफरेंस तो इसका इन दोनों की डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? दूसरा डिफरेंस होगा कि भाई ये जो मेटाप्लेशिया है ये स्क्वैमस और मीजेनकाइमल में देखने को मिलती है, वहीं जो डिस्प्लेजिया है वो सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल में देखने को मिलती है। तीसरा इसका डिफरेंस क्या हो सकता है कि जो मेटाप्लेशिया है उसमें क्या देखने को मिल रहा है? मैच्योर सेलुलर डेवलपमेंट ये देखने को मिल रहा है। वहीं जो डिस्प्लेजिया है वहाँ पर क्या देखने को मिलता है? डिसऑर्डरली सेलुलर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और क्या है कि जो मेटाप्लेशिया है वो रिवर्सिबल होती है ऑन विड्रॉल ऑफ स्टिमुलस, है ना। और वहीं जो डिस्प्लेजिया है माइल्ड एंड मॉडरेट ग्रेड्स रिग्रेस on removal of inciting stimulus and severe grade and persistence of stimuli may cause progression to carcinoma, है ना। तो ये देखने को मिलता है। और जो अगर मैं डिस्प्लेजिया के एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एपिथेलियल जहाँ पर भी है वहाँ पर देखने को मिलता है ये डिस्प्लेजिया। तो जैसे कि यूट्राइन सर्विक्स हो गई, ब्रोंकस हो गया, ओरल कैविटी हो गई, ईसोफेगस हो गया, तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेजिया देखने को मिलता है। और डिस्प्लेजिया सिर्फ और सिर्फ हमारा एपिथेलियल में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक था ये सेलुलर एडेप्टेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।